टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th राजनीति शास्त्र का दूसरा चैप्टर जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का दूसरा चैप्टर है जो भारतीय भवन प्रकाशन का है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब जो सवाल है इन सब के सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जान लेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने दूसरा चैप्टर में है ना टॉपिक वाइज अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्या क्या है ना। मेनली दूसरा चैप्टर में 3 टॉपिक के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है ना। एक है जाति के बारे में पढ़ना है, दूसरा लिंग के बारे में, तीसरा धर्म के बारे में। ठीक है, जाति के बारे में पढ़ना है, जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति, ये टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ना था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा लिंग था, मतलब लैंगिक विभेद एवं राजनीति। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक था, इनको भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं है ना और जान चुके हैं। तीसरा टॉपिक क्या था? धर्म था, मतलब धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग है ना इसी दूसरा चैप्टर के जो सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ है, भरने वाला है, मिलान करने वाला है, ये सब जो सवाल है तो ये सारे सवाल के जवाब तो आसानी से हो जाएंगे क्योंकि इसका आंसर दिया रहता है। ठीक है, लेकिन अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब जो होते हैं ये सब सवाल के आंसर नहीं दिए रहते हैं ना, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और समझाएंगे, सारे सवाल के जवाब को भी अच्छे तरह से समझा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले पिछली वीडियो मतलब पहले वाले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ताकि अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग अति लघु दूसरा चैप्टर का सवाल जवाब को देखते हैं है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला सवाल क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? ठीक है, तो श्रम का लैंगिक विभाजन ऐसा किया गया है कि महिलाओं को घर के अंदर ही सारे काम को पूरा करना था है ना, और जबकि पुरुषों को घर के बाहर का काम सौंपा गया है ना। पहले के समय में जो महिला थे, महिलाओं को घर की देवी माना जाता था है ना, जिसके वजह से उसको घर में ही रह के सारे काम काज करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों को पालना पोसना है ना। और घर के बाहर का काम पुरुषों को सौंपा गया कि घर के बाहर का कोई भी काम होगा वो पुरुष करेंगे। ठीक है, तो यही क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे सवाल को जान लेते हैं है ना। भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वर्तमान में अत्याधुनिक उपकरणों से गर्भ में ही शिशु के लिंग की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और पुत्री के जन्म होने के कारण गर्भ में ही उसकी मृत्यु कर दी जाती है ना। तो यही भ्रूण हत्या है, मतलब कोई ऐसा मशीन जिस मशीन की मदद से गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है कि क्या है। अगर मतलब लड़की का जन्म होता है तो क्या करते हैं कि उनके उसी में मृत्यु करवा देते हैं। तो यही क्या है? भ्रूण हत्या है ना। चलिए, तीसरा सवाल को अब हम लोग जान लेते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग महिला सशक्तिकरण का युग है। महिलाओं की समुन्नति के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, राजनीति में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल को जान लेते हैं है ना। जाति व्यवस्था पर जगजीवन राम का क्या कहना है या क्या विचार था? ठीक है, चौथा सवाल क्या है? जाति व्यवस्था पर जगजीवन राम का क्या विचार था? ठीक है, तो जाति व्यवस्था पर जगजीवन राम का कहना सही है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को त्याग नहीं दे सकता है, मतलब तिलांजलि नहीं दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग पांचवें सवाल को जान लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है, वेंकट रामन के शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अंतर। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है न अधार्मिक है ना, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को अलग रखता है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब सब लोगों को अपने अपने धर्म को है ना क्या कहना मानने का पूरी पूरी क्या है? स्वतंत्रता है, मतलब आज़ादी, अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है? लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लिंग के आधार पर समाज 2 वर्गों में बटा रहता है, महिला एवं पुरुष। जैविक दृष्टिकोण से तो दोनों में असमानता स्वाभाविक है, परंतु दोनों के बीच सामाजिक विभेद भी बने रहते हैं।
आधुनिक युग में महिला एवं पुरुष के बीच लिंग के आधार पर विभेद एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। महिलाओं को प्राचीन काल में गौरवपूर्ण स्थान था, परंतु कालांतर में उनकी स्थिति दयनीय होती गई। उन्हें मताधिकार सहित अन्य राजनीतिक अधिकारों से बहुत दिनों तक वंचित रखा गया, है ना। तो ये था लैंगिक विभेद। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल को जान लेते हैं। समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ठीक है, क्या है? समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। ठीक है ना। तो इसका आंसर जान लेते हैं। समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव रहा है ना, इससे ही समाज में अंधविश्वास बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा जान लेते हैं। पर्दा प्रथा से भी नारियों का बहुत बड़ा अहित हुआ है। ठीक है, तीसरा जान लेते हैं। सती प्रथा और बाल विवाह से भी उन्हें काफ़ी हानि हुई है। चौथा क्या है? दहेज की प्रथा से समाज में लड़कों के मुकाबले लड़कियां भार प्रतीत होने लगी। ठीक है, अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, उच्च मातृ मृत्यु दर, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु का गर्भपात, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री शिशु अवहेलना के कारण भी समाज में नारी की दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो इन सब के कारणों की वजह से हमारे समाज में, है ना, महिलाओं की स्थिति दयनीय है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल को जान लेते हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत के लिए कोई दो कारण बताएं। ठीक है, सही बात तो यह है कि पुरुष तथा नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए किसी भी समाज के समुचित विकास के लिए पुरुष तथा नारी दोनों की समान रूप से उन्नति आवश्यक है। दोनों अगर विकास करते हैं समान रूप से, तभी हमारा समाज क्या कर पाएगा? विकास कर पाएगा। ठीक है, दोनों के पारस्परिक सहयोग पर ही, है ना, समाज के निर्माण की सफलता निर्भर करती है। देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से, है ना, सहभागिता सुनिश्चित करना, निश्चित करना महिलाओं को मताधिकार के उपयोग में, मतलब जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को मताधिकार के उपयोग में समक्ष बनाने का प्रयास किया जाए और महिलाओं पुरुषों को समाज में समान भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित दिया जाए। ठीक है, दिया जाएगा, है ना। तो ये हम लोग तीसरा भी सवाल को जान लिए। अब हम लोग चौथे सवाल को जान लेते हैं। क्या है? भारत की संसद तथा राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। ठीक, इसका अब हम लोग सही आंसर जान लेते हैं। ठीक है, भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी विश्व के अन्य देशों की संसदों की तुलना में बहुत कम है। जहां अमेरिका में 20.2%, यूरोप में 19.6% और दक्षिण एशिया में 11.7% महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वहां भारत में 8.3% ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.23% है और राज्यसभा में 12.40%, है ना। भारत के राज्य विधान मंडलों में तो यह 3.9% ही है। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया है, परंतु कई वर्षों से विधेयक संसद में पारित किया जाना बाधित रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग पांचवें सवाल को जान लेते हैं, है ना। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का सोदाहरण उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? धार्मिक विभेद के कारण ही विश्व में सांप्रदायिक विभेद भी देखने को मिलता है। इस विभेद का भी राजनीति से गहरा संबंध रहा है। गांधी जी का विश्वास था कि धर्म राजनीति से उसी तरह चारों तरफ घिरा रहता है जिस प्रकार शाम से केंचुल। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु गांधी जी की दृष्टि से धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं है ना, बल्कि धर्म का अर्थ नैतिक मूल्य है। उनके कहने का अर्थ यह था कि राजनीति का संबंध नैतिक मूल्य से होना चाहिए, परंतु आधुनिक युग में धर्म और राजनीति का संबंध संकीर्णता से परिपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग छठे सवाल को जान लेते हैं,
है ना। देखिए इसको हम पूरे डिटेल से बता तो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है इसको हम समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग दूसरा चैप्टर को जब पढ़े थे ना अंदर में, तो हम सारे वर्ड को है ना काफ़ी एकदम डिटेल से समझा चुके हैं। अगर अब बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये वीडियो तो सिर्फ आंसर बताना और आंसर को समझाना है ना, तो इसमें आंसर को समझाया जा रहा है, पर कुछ कुछ जो वर्ड है ना, उस वर्ड को हम लोग पहले के जो दूसरा चैप्टर है ना, मतलब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग का जो मेन मुद्दा या फिर मेन बात जानना है, तो सारे सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, तो छठा सवाल क्या है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व बताएं। ना सांप्रदायिकता का मतलब समझ लीजिए कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या उसको बुराई करना, विरोध करना, ठीक है, वही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, लेकिन सवालों का मतलब ये सवाल है, इसको जवाब देना है तो हमको खूबसूरत देना होगा, बहुत अच्छा से देना होगा। ठीक है, कुछ कुछ यूनिक यूनिक वर्ड उसमें लिखना होगा, ताकि तभी तो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, है ना, एग्जाम में भी हमको खूबसूरत राइटिंग से लिखना है और अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करना है ना। तो सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व बताइए। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। सांप्रदायिकता का सही अर्थ है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के तीन तत्व होते हैं। ठीक है, तो इन हम लोग तीन तत्व को जान लेते हैं। इनके हम लोग तीनों तत्व को जान लेते हैं। तो पहला तत्व क्या है? एक धर्म के अनुयायियों का लौकिक हित एक समान होना। ठीक है, दूसरा क्या है? एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्मावलंबियों से अलग भिन्न होना। ठीक है, तीसरा क्या है? उनके हित एक दूसरे से भिन्न ही नहीं बल्कि एक दूसरे से विरोधी भी है, एक दूसरे के विरोधी भी है। ठीक है, अब हम लोग सातवें सवाल को जान लेते हैं। सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेजों ने क्यों और कैसे उभारा? अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों में अभूतपूर्व एकता है, सभी संप्रदाय के लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना विद्यमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी सभी संप्रदाय के लोग एकजुट हैं, स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वालों में भी सभी धर्म के लोगों के नाम सम्मिलित हैं। अंग्रेज किसी भी कीमत पर देश का शासन अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते थे। फलतः उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को गले लगाया। वे समझ गए कि ब्रिटिश शासन का हित मुसलमानों को प्रोत्साहित कर उन्हें कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखने में ही है। ठीक है, तो ये था कि सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेजों ने क्यों और कैसे उभारा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम भारत पे किसी भी कीमत पे, भारत जो देश है उस पे वो शासन कर रहा है, तो उसको वो क्या करे कि शासन करते रहे। ठीक है, उसको यहाँ के लोग मिल के हटा ना दे, है ना। और कैसे किया? तो वो सबसे सांप्रदायिकता का फ़ायदा उठाया। यहाँ देखा कि सारे धर्म मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं, सारे धर्म के लोग, है ना। तो वो क्या किया कि फूट डालना शुरू कर दिए, एक दूसरे में लड़वाना शुरू कर दिया, एक दूसरे में लड़वा दिए। इसका मतलब कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, वो हम लोग पे राज करता रहा, है ना। तो ये था टॉपिक। ठीक है, तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम यही हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कि अंग्रेज ने क्यों क्यों किया, तो कोई भी आदमी क्यों करता है? कुछ फ़ायदा होता है तभी करता है। तो उसको फ़ायदा क्या था कि वो चाहता था कि देश पर वो लंबे समय तक राज करे। कैसे किया? तो यहाँ पे बहुत सारे संप्रदाय के लोग, मतलब बहुत सारे धर्म, संप्रदाय मतलब समझ लीजिए ग्रुप बहुत सारा, है ना। तो बहुत सारा धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो उन धर्मों में क्या कर दिए, ये लड़वा दिए, फूट डलवा दिए और क्या किए, शासन किए, है ना। चलिए, अब हम लोग आठवें सवाल को जान लेते हैं। धार्मिक संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरनाक है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि संप्रदायवाद की भावना धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में एक बहुत ही बड़ी बाधा है, एक बहुत ही बड़ी बाधा है। संप्रदायवाद के आघात से अभी भी भारत मुक्त नहीं हुआ है ना। यह उन्माद रह रह कर उभरता है और देश में दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। कभी हिंदू भावनाओं को उभार कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कही जाती है, तो कभी मुस्लिम भावना को उभारा जाता है ना। इनसे हमारा देश है ना खतरा में, संप्रदायवाद जो है, ये संप्रदायवाद ना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होता है। ठीक है, अब हम लोग नौवें सवाल को जान लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सांप्रदायिकता के कोई तीन प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, संप्रदायवाद की भावना धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है।
संप्रदायवाद के आगाज से अभी भी भारत मुक्त नहीं हुआ है। यह उन्माद रह रह कर उभरता है और देश में दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। कभी हिंदू भावनाओं को उभार कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कही जाती है, तो कभी मुस्लिम भावनाओं को उभारा जाता है। परिणाम स्वरूप टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम लोग 10वें सवाल को जान लेते हैं। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, इसे लोकतंत्र के लिए क्यों खतरा माना जाता है? ठीक है, ऐसा सवाल पीछे भी था, है ना। तो हम लोग देखिए, सवाल अलग अलग है लेकिन सेंस एक ही कहना चाह रहा है, तो आंसर सेम हो सकता है ना। लेकिन आंसर यहाँ पे हम अलग तरह से लिखे हैं, कुछ सेम है और कुछ अलग तरह से लिखे हैं। ठीक है, तो सवाल क्या था, सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है ना। सांप्रदायिकता से यह तात्पर्य है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है। यह एक विष के समान है जो मानव को मानव से घृणा करना सिखाता है। इस संकुचित मनोवृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों, है ना, और एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस प्रकार संप्रदायवाद एक संकीर्ण विचारधारा है जो एक विशेष समुदाय का अन्य समुदायों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का निर्देश देती है ना। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जान गए। ठीक है, अब हम लोग 11वें सवाल को जान लेते हैं। जातिवाद किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, वर्णन कीजिए। जातीय विभेद की राजनीति के कारण समाज अनेक प्रतियोगी समूह और टुकड़ों में बढ़ जाता है। मतदाताओं को विभाजित करके राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजनीतिज्ञ, ये क्या होता है हम लोग पहले जान चुके हैं। राजनीति करने वाले को राजनीतिज्ञ कहते हैं, है ना। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति आज भी सार्थक होती नजर आती है। अतः राजनीति में जातीय विभेद की भूमिका को समय, परिस्थितियों और परिवेश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, है ना। अब हम लोग 12वें सवाल को जान लेते हैं। दो सामाजिक बुराइयों के नाम बताएं जो अभी तक भारतीय समाज में मौजूद है। मतलब ऐसा कोई दो बुराइयां बताइए जो अभी भी हमारे समाज में होती है ना। हमारा समाज में अनेकों बुराइयां मौजूद है, हमारे समाज में अनेकों बुराइयां मौजूद है, परंतु भारत की सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में रूढ़िवाद, रूढ़िवाद मतलब प्राचीन प्रथाओं को बिना सोचे समझे मानना, है ना, और कुरीतियों का, कुरीति मतलब बुराइयों को जन्म देता है। मतलब भारत की सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। ठीक है, जाति व्यवस्था भारतीय समाज में, जो जाति व्यवस्था है ना, वो भारतीय समाज में रूढ़िवाद और कुरीतियों को जन्म देता है। ठीक है, जो जाति व्यवस्था जो है इसी कारण हमारे समाज में रूढ़िवाद और कुरीतियों मतलब बुराइयों का जन्म देता है। ठीक है, और दूसरा लैंगिक विभेद जो है, दूसरा क्या, पहला तो जाति, सवाल में क्या था, दो सामाजिक बुराइयों का नाम बताएं, तो पहला क्या हो गया, सामाजिक जाति व्यवस्था, सामाजिक में जो बुराइयां है, तो पहला क्या हो गया, जाति व्यवस्था। इन्हीं की वजह से हमारे समाज में रूढ़िवाद और कुरीतियों का जन्म होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लैंगिक विभेद, इसका भी हमारे समाज में बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये दोनों बुराइयां हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये दोनों जो बुराइयां अभी तक भारतीय समाज में मौजूद है, इसको जल्द ही दूर करना चाहिए। ठीक है, 13वां सवाल, भारतीय समाज पर जातिवाद के दो कुप्रभावों का उल्लेख करें। मतलब भारतीय समाज जो है इस पे जातिवाद के कोई दो बुरा परिणाम को बताइए, है ना, बुरा प्रभाव को बताइए, है ना। भारतीय समाज पर जातिवाद के दो कुप्रभाव का उल्लेख निम्न है। तो पहला क्या है, विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को विश्वासघाती और नफरत की नज़रों से देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में असमानता और फूट की भावना बढ़ती है। ठीक है, दूसरे कुप्रभाव को देख लेते हैं। जातिवाद के कारण राष्ट्र में अनेक प्रतियोगी समूह एवं टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जातिवाद के कारण, है ना, राष्ट्र अनेक प्रतियोगी समूहों और टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, जिससे राष्ट्रीय एकता पर, है ना, कुठारघात मतलब राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचता है, चोट होता है। ठीक है, 14वां सवाल, सिर्फ जाति के आधार पर ही चुनाव नहीं लड़े जा सकते, इसके कोई दो कारण बताएं। जातीय विभेद ही राजनीति में एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, बल्कि अन्य कारक भी सक्रिय नजर आते हैं।
एक जाति विशेष में भी कई विभेद उभर जाते हैं, जैसे गरीब और अमीर का विभेद, शोषक और शोषित का विभेद आदि। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक जाति के लोग हमेशा एक ही राजनीतिक दलों से संबंध रखें। उनके आंतरिक विभेद भी अलग-अलग राजनीतिक दलों के निकट उन्हें ला देते हैं। अब हम लोग 15वें सवाल को जान लेते हैं। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी विद्यमान है, स्पष्ट करें। मतलब भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी मौजूद हैं, बताएं, है ना। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में विभिन्न जातियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, परंतु कालांतर में जाति विभेद की कथित प्रथा कठोर होती गई और उसका आधार कर्म न होकर जन्म माना जाने लगा। आज तो संपूर्ण देश जातिवाद का शिकार बन गया है। इसके कारण ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत आदि घिनौना भावनाओं का जन्म हो गया है। आज भारत में 4 जातियों के बीच 3000 उपजातियां हो गई हैं, जो राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है ना। अब हम लोग इस चैप्टर का अंतिम सवाल, अति लघु तो हो ही चुका था, है ना। इस लघु का जो अंतिम सवाल है इसको देख लेते हैं, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके पक्ष में 2 तर्क दें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, अर्थात राज्य धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं कुछ समय के लिए दी गई है, जिनका प्रधान उद्देश्य है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों के सभी सवालों के हम लोग उत्तर को जान चुके हैं, है ना। बचा दीर्घ। दीर्घ में मात्र 5 सवाल है और ये पांचों सवाल जो है इसका जवाब, है ना, जो हम आपको नोट्स दिए हैं ना, उसमें नोट्स में टॉपिक को वाइज अगर ध्यान से देखा जाए तो इन पांचों का आंसर मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग का जो ये अति लघु खत्म हो गया, लघु हो गया, उसके बाद दीर्घ, दीर्घ भी हो जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से टॉपिक वाइज देखिएगा तो एक एक टॉपिक जो है वो इन लोगों का प्रॉपर आंसर ही हो सकता है ना। तो हम लोग का ये दूसरा चैप्टर का भी पूरे एकदम डिटेल से अच्छी तरह से एकदम समझ के अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। उसके बाद इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल भी बजा दें, ठीक है। एंड थैंक यू so much for watching this video.